चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इसी बात को हम दोबारा दोहराते हैं कि आपका टारगेट है कि सुपर 100 2025 है। इस परीक्षा को हमें क्रैक करना है और बस यही है कि एक बात जो आपको जो मेहनत के बारे में बताते हैं, मेहनत करना इंसान के सौभाग्य की निशानी नहीं है, वो तो इंसान का एक फर्ज है जो उसको करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना जीवन एक तरह से अधूरा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे सवाल को पढ़ते हैं। ए और बी का समांतर माध्य ये दिया गया है, ए पर पावर n प्लस 1 प्लस बी पर पावर n प्लस 1 अपॉन में ए पर पावर n प्लस बी पर पावर n, तो n का मान ज्ञात करो। ये सारे के सारी चीज़ें कुछ दो तीन चीज़ें मिक्स है इसमें। ए और बी माने दो संख्याएं अपन को दी गई हैं और दो संख्याओं का समांतर माध्य के बारे में बात की गई है और इसमें संख्या घात के रूप में है, घातांक के रूप में। तो दो तीन चीज़ें जैसे समांतर माध्य है और घातांक, ये कुछ मिक्स हुआ है। तो हमें ये बताना है कि यदि इन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य ये है तो n का मान क्या होगा। अब इसमें ये सच्चाई ये समझ लो कि हम उल्टे रूप में बात करेंगे इस क्वेश्चन में, या फिर ये कहो कि वो कह देते हैं क्वेश्चन के बारे में, उसके बाद अपन को पीछे से सोचना पड़ता है, लास्ट से शुरुआत कर जाना पड़ता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अपन जानते हैं कि दो संख्या होती है ना, दो संख्याएं होती हैं तो उनका समांतर माध्य क्या होता है, उनको जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। तीन संख्या होती हैं तो उनको जोड़ो, 3 से डिवाइड करो। तो यहाँ दो संख्या है, तो बात यही है कि इनका समांतर माध्य एक्चुअल क्या होगा, a प्लस बी बटे 2। तो बस उससे हमें ये ज्ञात करना है कि n का मान क्या हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं a और b का समांतर माध्य क्या है, a प्लस बी बटे 2। इसकी और इसकी कंपेयरिंग करो, बस वहां से जो n का मान आएगा वही अपना आंसर। छोटे से क्वेश्चन है लेकिन सोचना तो पड़ेगा। बिना सोचे एक तरह से ये समझ लो कि परसी हुई थाली आपको नहीं आएगी कि आपको बस अकेला खाना है, थोड़ा बहुत उसमें आपको कुछ एक आध कोशिश करना है, तब आपके पास खाना आएगा। तो यहाँ पे इसको और इसको देखना है, मतलब ये n का मान क्या होगा जब ये स्थिति बन जाए। ये दिया गया है तो अपन को ये ध्यान रखना है कि n का मान क्या हो सकता है जब ये बन जाए। तो देख लो यहाँ पे a की जगह पे यहाँ क्या है, a पे पावर n प्लस 1, b की जगह पे है a b पे पावर n प्लस 1, और a पे पावर n b पे पावर n जो जुड़े हुए हैं उसकी जगह पे क्या है 2 का मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि इसका मान 1 होना चाहिए, इसका मान भी 1 होना चाहिए, तब ये 2 होंगे। तो ध्यान अपन को ये रखना है कि ये इसकी जगह पे ये है, इसकी जगह पे ये है, मतलब ये है कि अपन कंपेयरिंग करें, a पे पावर n प्लस 1 की जगह पे a है, b पे पावर n प्लस 1 की जगह पे b है, और आगे जो भी है वो तो ये है कि a पे पावर n प्लस b पे पावर n की जगह पे 2 है, मतलब 2 को अपन ये भी लिख सकते हैं। ये दो संख्या है तो या दो संख्या ये हो सकती है। तो बस इसमें से किसी को भी ले लो, जो भी n का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको ले लो या इसको ले लो या इसको ले लो, इसको ले, जैसे मान लीजिए हम इसको लेते हैं, इसको a पे पावर n प्लस 1 इक्वल में a है, यहाँ से a का मान निकालो, कैसे निकलेगा, वही अपन कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंशियल घातांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पे घात तो ये है, यहाँ पे घात कितनी है, कुछ नहीं है तो 1। घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ घात है n प्लस 1 और यहाँ घात है 1। अब तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ आधार समान है, इसलिए कर रहे हैं। तो यहाँ से देख लो, एक करोगे पक्षांतर 1 माइनस 1 क्या हुआ, n का मान 0। तो बस अपन ये ध्यान रखें कि a और b का समांतर माध्य ये है, तब n का मान ये होगा, या अपन ये कहें कि n का मान जब 0 होगा तब a और b का समांतर माध्य ये है, ये अपना आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है अपना, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन उसको पढ़ते ही थोड़ा हेडेक तो जरूर होगा। यदि किसी अर्धवृत्ताकार चांदा अपन जानते हैं की परिधि 36 सेंटीमीटर है, तो व्यास ज्ञात करो। चांदा क्या होता है,
ये टर्न होता है, अपन जानते हैं इस बात को। तो जैसे आधा वृत्त मान सकते हैं इसको। अब इसकी परिधि सरकमफ्रेंस अपन को दिया गया है। सरकमफ्रेंस क्या होगी इसकी, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। ध्यान अपन को इस बात का रखना है कि इसमें आधा वृत्त भी है और इसका डायमीटर भी है, ध्यान रखना। तो अब इसमें परिधि दी गई है, व्यास ज्ञात करना है, मैंने इसकी रेडियस में त्रिज्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद में उसको 2 टाइम्स करेंगे और ये खंड होगा। अब बस अपन को यहाँ ये क्लियर करना है कि इसका फॉर्मूला में मालूम हो या ना हो, इस बात को क्लियर करके अपन। तो परिधि की बात हो रही है, परिधि कितनी दी गई है, 36 सेंटीमीटर परिधि। अब परिधि को डिफाइन करें, इसको परिभाषित कर देंगे, क्लियर हो जाएगा अपना। परिधि कहां से कहां तक है, इसमें ये आधा वृत्त है, आधा वृत्त में पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। अब उसको आधा कर दे तो 2 हटा दो उसमें से, क्या मतलब का 2 पाई r ये पूरे वृत्त की परिधि होती है, एक चक्कर होता है, उसमें से 2 अगर माइनस कर दें तो आधा हो गया है। तो आधा ये यहाँ से आता। अब इसकी बात करो, इसकी ये डायमीटर है, रेडियस का 2 टाइम्स मतलब दुगना, तो r का दुगना कर दो तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इनको जोड़ दो तो ये हो गई इस चांदे की परिधि, जो अपन को कितनी दी गई है 36। अब इसको कैलकुलेट करना है, यहाँ से r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे r कॉमन लेंगे, ये पाई और 2 इक्वल 36, पाई मीन 22/7, इनको ऐड करेंगे, मीन 22/7 प्लस 2 इक्वल 36। इसको सॉल्व करेंगे, 7 2 14, 14 और 22 ऐड करेंगे 36/7, माने आर के इंटू में हो जाएगा 36/7 और इक्वल 36। अब ये ऊपर जाएगा क्रॉस इंटू में और ये नीचे आएगा। आर की वैल्यू हो गई 36 × 7/36, ये कैंसिल, आर की वैल्यू 7। क्या पूछा है, व्यास माने डायमीटर। अब व्यास पूछा है इसने तो क्या होगा, रेडियस का 2 टाइम्स, इट मीन 14 सेंटीमीटर आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बहुत सारे, इस तरह के क्वेश्चन आप अगर कर लेंगे क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन, तो आप ये गारंटी है इस बात की कि आप पहली बार होकर नहीं आएंगे, सक्सेस आपको अवश्य मिल जाएगी। क्योंकि इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल अपने दिमाग को निकाल के बाहर रखना पड़ता है, दिमाग का यूज करना पड़ता है, बस इतना ध्यान रखो किसी भी मेहनत करने वाली चीज़ में। अब ये मेहनत करने वाली चीज़ कौन सी है, दिमाग वाली है, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन है, घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x, y, z है, तो आयतन क्या होगा, इसका आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा। तो अपन को बस ये ध्यान रखना है कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस बात को ध्यान रखते हुए अपन घनाभ पे आएंगे। घनाभ क्या होता है, घनाभ माने क्यूब, और क्यूब वर्ड जो होता है तो क्यूब वर्ड को अपन घनाभ बोलते हैं। मतलब ये समांतर समफलक माने जो फेस होते हैं उसमें पैरेलल होते हैं, और 6 फेस होते हैं, 2 पैरेलल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है अपना रेक्टेंगल, ये अब इसी टाइप के 6 रेक्टेंगल होते हैं। मतलब ये 6 फलकें होती हैं, 2 फलकें बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। सामने वाली फलक के पीछे वाली फलक इक्वल होती है, बगल वाली फलक के ये बगल वाली फलक इक्वल होती है, नीचे वाली फलक से ऊपर वाली फलक इक्वल होती है। जैसे रूम होता है, उस दीवार को वॉल होती है, इसकी दीवार के इक्वल होती है, ये वॉल उसके इक्वल होती है, ये फर्श है वो छत के इक्वल होता है। लेकिन ध्यान रखना ये रखना कि हर एक फेस माने फलक कैसी होती है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ माने लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई होती है उसमें। तो यहाँ पे अपन को ध्यान इस बात का रखना है कि जो अपना कीवर्ड है घनाभ है, उसकी लंबाई तो अपनी ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक a, चौड़ाई है इसकी तो ये b हो गई, और ऊंचाई है इसकी ये यहाँ से यहाँ तक वो c हो गई। ये घनाभ में कीवर्ड में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब फलक अपन देखें, फलक
नीचे वाली फलक देखते हैं पहले। इसमें लंबाई a, चौड़ाई b। अब साइड में आते हैं, बगल वाली फलक। इसमें लंबाई मान लो b, चौड़ाई मान लो c। ये b और c है, ध्यान इस बात का रखना है। सामने आते हैं a और c है, लंबाई a मान लो, चौड़ाई c मान लो। तो इस तरह से अपना ये क्लियर हो गया कि जो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल माने क्या होता है, क्षेत्रफल माने लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल जो संलग्न फलकों के हैं, माने क्रमशः क्रमागत फलकें हैं सीरियल टी में, उनको क्लियर करते हुए पहले तो अपन उनकी लंबाई चौड़ाई क्लियर कर लें, उसके बाद आगे बढ़े। जैसे कि ये क्षेत्रफल है, फलकों के क्षेत्रफल। पहले बात करते हैं x की। x क्षेत्रफल है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी। मान लीजिए कि x क्षेत्रफल किसका मान है, नीचे वाली फलक का, इसका। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, a और b। तो इसको क्लियर कर लें, a इंटू बी। क्षेत्रफल ये है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ये है। अब आता है बाई क्षेत्रफल। देखो बाई कहाँ पे देखें अपन, ये बाई बगल वाला, ये इसकी b और c लंबाई चौड़ाई, b इंटू सी करने के लिए। अब आता है क्षेत्रफल z। इसको कौन सा मान लें, ये वाला, सामने वाली फलक, उसका क्षेत्रफल z मान लिया है। लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी, a और c। ये हो गया a और c, ये क्लियर हो गया। क्षेत्रफल के हिसाब से इनकी लंबाई और चौड़ाई क्लियर हो गई। अब इससे ही अपन थोड़ा सा और क्लियर करें, क्या हो जाएगा। अब इनका अगर मल्टीप्लाई करें x y z का, आगे कुछ काम आने वाला है, तो इनका इंटू करेंगे। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, इनका मल्टीप्लाई होगा तो a का a में a स्क्वायर, b का b में b स्क्वायर, c का c में c स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर। और आप थोड़ा आगे बढ़े तो तीनों में घात 2 लगी हुई है, अगर कंबाइन करेंगे तो a b c कंबाइंड पावर, चाहे जितना समझ लें इतना समझ लें, या आगे अपन समझना चाहे तो a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पावर 2 हटाएंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इतना ही समझ लें, इसी से काम चल सकता है। अब कहाँ जाएंगे, आयतन पे। घनाभ का आयतन है वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तब घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन देखो, आयतन होता है a इंटू बी इंटू सी में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ए बी सी आ गया। अब ये ए बी सी की वैल्यू अपन को यहाँ जो ऑप्शन दिए गए एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिए गए, बस इतना ध्यान रखना है। ये बस प्रॉब्लम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की फॉर्म में नहीं दिए गए। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो बनना है वो ये बनना है, यहाँ से अपन ये चेंज कर सकते हैं। ए बी सी होल स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट। दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ तो रूट हो जाएगा और यहाँ पावर 2 बढ़ जाएगी, माने इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक्स वाई जेड का रूट, मतलब ये आंसर।